Hello students, welcome to the geography class. Today we are going to take the chapter agriculture. As we all know कि भारत देश जो है ये एक कृषि प्रधान देश है. India is an agricultural country. Why do we say that India is an agricultural country? Because more than 70% of the Indian population is directly or indirectly involved in agriculture. So India does not only produce food that we consume. Beside food grains, we also produce raw materials for various industries. So therefore, we can say that India is an agricultural country. So moreover, agricultural products like tea, coffee, spices, etc. are also exported from India. India is a major exporter of tea, a major exporter of coffee, a major exporter of jute and cotton. So we earn a lot of foreign exchange through agriculture. So therefore it is necessary for us to know what types of farming is carried out in India, what type of agriculture is carried out in India. So we have different types of farming. We have the primitive subsistence farming. Primitive subsistence farming से हमें क्या समझते हैं? What do we understand by primitive subsistence farming? प्रिमिटिव मतलब बहुत ही पुराना, सबसिस्टेंस मतलब खुद के सर्वाइवल के लिए, और फार्मिंग तो आप जानते हैं खेती. तो मतलब ये बहुत ही पुराना तरीका है जो किसान अपने खुद के सर्वाइवल के लिए करता है, खुद के रखाव के लिए करता है. ये ऐसा नहीं करता कि इसके पास इतना अनाज नहीं उगता है कि वो बाज़ार में बेच सके, केवल अपने परिवार वालों के लिए ही ये खेती करता है. तो ये फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है, इसमें कोई भी मॉडर्न टूल्स, मॉडर्न सीड्स, साइंटिफिक मेथड ऑफ एग्रीकल्चर नहीं होता. तो यहाँ पर जो देखते हैं आप, जिस प्रकार से देखें, ये पुराना जो बैलों को हल लगाकर बेचारा किसान इस हल से, इसे हो कहते हैं, ये हल से खेत को सींचता है और इसकी सिंचाई करने के बाद में यहाँ पे वो खेती करता है. यहाँ पर देखो कि पूरे जो फैमिली के जो मेंबर्स हैं, ये इसमें पूरे फैमिली के मेंबर्स इसमें काम करते हैं. तो सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो होता है, ये लेबर इंटेंसिव यूनिट होता है, क्योंकि इनके पास जो होता है लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटी होती है. जनरली किसान जो है बहुत गरीब किसान होता है, उसके पास छोटी सी ज़मीन होती है और इस छोटे से ज़मीन में वो ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाने की कोशिश करता है और अपने परिवार के सभी सदस्यों को इसमें काम करने लगा देता है. यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक औरत भी यहाँ पर काम कर रही है. तो इस प्रकार से घर के सारे सदस्य इस प्रिमिटिव फार्मिंग में काम करते हैं. प्रिमिटिव फार्मिंग में एक फार्मिंग बहुत कॉमन है, वो है स्लैश एंड बर्न फार्मिंग. हाँ, तो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, यहाँ पर इस क्लिप में आप देख रहे हैं कि किस किस प्रकार के एग्रीकल्चर है. टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कितने टाइप्स ऑफ फार्मिंग है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, प्लांटेशन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग. तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जैसा नाम कहता है शिफ्टिंग, वो एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो शिफ्ट होती है. ज़मीन तो शिफ्ट नहीं हो सकती है, इसलिए एग्रीकल्चर को ही शिफ्ट करना पड़ता है. तो ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बेसिकली जो ट्राइबल एरियाज़ में होते हैं, जैसा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, आसाम में, मणिपुर में, मेघालय में, यहाँ पर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ज़्यादा दिखाई देता है. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हिली ट्रैक्स में, ट्राइबल एरियाज़ में, यहाँ पर क्या करते हैं किसान, क्या करता है, जंगल का एक हिस्सा वो छाट देता है, काट देता है, और जो पेड़ गिर जाते हैं, जो स्टम्प्स बच जाते हैं, उसको आग लगा देता है. इसलिए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं. सबसिस्टेंस फार्मिंग जो होता है, ये फार्मिंग किसान अपने खुद के लिए करता है. उसके पास इतना अनाज नहीं बचता जिससे वो बाज़ार में बेच सके. इंटेंसिव फार्मिंग वो होता है कि छोटे से ज़मीन पर मैक्सिमम से मैक्सिमम क्रॉप्स उगाने की कोशिश करना. जैसे रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और ज़ायाद भी इसी पे कर लेते हैं. फिर एक्सटेंसिव फार्मिंग होता है कि बहुत बड़े पैमाने पर खेती होती है. प्लांटेशन फार्मिंग, ये तो बहुत ही बड़े पैमाने पर खेती होती है. मतलब ये ऐसी खेती होती है जहाँ पर सैकड़ों एकड़ से, यानी हंड्रेड्स ऑफ एकर्स ज़मीन पर इसकी खेती होती है. मिक्स फार्मिंग में
एग्रीकल्चर भी होगा और एनिमल हस्बेंड्री भी होगी और अलग अलग प्रकार के अनाज भी उगाए जाएंगे। और कमर्शियल एग्रीकल्चर मतलब बिजनेस के लिए एग्रीकल्चर करते हैं। तो इस प्रकार के फार्मिंग्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये है जो स्लैश एंड बर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, किसान क्या करता है, जंगल का एक एरिया क्लियर करता है, उसको काट देता है, छाट देता है, और जो स्टम्प्स बचे उसको वो जला देता है और यहाँ पर अनाज उगाता है। और यहाँ पर वो कोई मॉडर्न एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करता, ना खाद लगाता है, ना पानी सींचता है। वो टोटल नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। नेचर जब बारिश प्रोवाइड करेगा तो पानी आएगा और इस पानी से ही अनाज उगेंगे। तो जनरली यहाँ पर जो क्रॉप्स वो उगाता है वो जो डेली फूड उसको जो लगता है, जैसे क्या बोलते हैं, रतालू जानते हैं आप, स्वीट पोटैटोज़, शकरकंद भी कहते हैं इसे। शकरकंद हो गया, आलू हो गया, कंद हो गए, प्याज हो गए, जो ज़मीन के नीचे उग जाते हैं, वो ऐसी चीज़ को उगाता है और अपने इलाके को, अपने खेत को वो चारों तरफ से काटीले झाड़ियों से घेर लेता है। झाड़ी काट कर लाएगा और उसको चारों तरफ से घेर लेगा कि ताकि कोई जंगली जानवर इसमें ना आ जाए। तो इस प्रकार से ये खेत को नेचर के हवाले छोड़ देता है। जब कुछ सालों के बाद ज़मीन जब बंजर हो जाती है तो इस इलाके से शिफ्ट होकर वो इस इलाके में चला जाता है, यहाँ की जंगल क्लियर करेगा और यहाँ पर खेती करेगा। इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि ये ज़मीन जब तक ये खेती यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ करता है तो ये ज़मीन जो है वापस से उपजाऊ बन जाती है, यहाँ पर वापस से पेड़ पौधे उग जाते हैं, ये फर्टाइल सॉइल बन जाता है। फिर जब ये अनफर्टाइल होगा तो थोड़ा सा और आगे चले जाएगा, इस इलाके को क्लियर करेगा, फिर घूम फिर कर वापस यहाँ पर आएगा। इस प्रकार से इसको झूमिंग कहते हैं या स्लैश एंड बर्न या शिफ्ट एग्रीकल्चर कहते हैं। अलग अलग देश में, अलग अलग प्रांतों में इसके अलग अलग नाम हैं। देखो इस मैप में आपको दिखाई दे रहा है कि किस किस प्रकार के जो नाम हैं ट्राइबल जो है वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, बिरंगा, वॉल्ट्रे, दिया, कुरवा, ये इस प्रकार के अलग अलग स्टेट्स में इसके नाम दिए जाते हैं। जैसे ABC यहाँ पे मैंने बनाया है, वो इस प्रकार के इनसे नाम आपको मिल जाते हैं। फिर है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। व्हाट इज़ इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग? जैसा यहाँ पर कहा गया है, फार्मर क्या करता है, फार्मर एक छोटी सी ज़मीन को, छोटा सा प्लॉट है उसके पास में, वो उसी को कल्टीवेट करता है, सिंपल टूल्स यूज़ करता है और मैक्सिमम लेबर, घर के सारे सदस्य इस छोटे से खेत में काम करेंगे। तो ये लेबर इंटेंसिव यूनिट है, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है और यहाँ पर कोई मॉडर्न टूल्स एंड एमिनेशन यूज़ नहीं होता। फिर वो फार्मर क्या करता है, क्योंकि ज़मीन तो छोटी है और परिवार का पेट भी भरना है, सो ही ट्राइज टू टेक मोर देन वन क्रॉप एनुअली। साल में एक से अधिक क्रॉप उगाने की कोशिश करता है। यानी रबी सीज़न में रबी क्रॉप्स उगाएगा, खरीफ सीज़न में खरीफ क्रॉप उगाएगा और बीच में जो 20-40 दिन का जो गैप पड़ता है उसमें ज़याद यानी एक ज़्यादा क्रॉप भी उगा लेगा। तो इससे होता क्या है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो चली जाती है। हाँ, तो ये टोटली नेचर पे डिपेंड है, बारिश के ऊपर डिपेंड है। ये उसके पास इतना पानी नहीं होता कि उसको सींच सके, तो जब बारिश आती है तब खेती करता है। तो इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि कुछ सालों में इसकी ज़मीन जो है बंजर हो जाएंगी क्योंकि वो उसको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसको ज़्यादा ही यूज़ कर रहा है। फिर द मेन क्रॉप ग्रोन हियर इज़ राइस। राइस इज़ द मेन क्रॉप। अदर क्रॉप्स इंक्लूड वीट, मेज, पल्सेज एंड ऑयल सीड्स। तो इसमें वो अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स भी उगा लेगा। सो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज़ प्रेवलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द मानसून रीजन्स ऑफ साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो यहाँ पर इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्यों होती है? क्योंकि यहाँ का जो पॉपुलेशन है ये बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। ज़मीन तो उतनी ही है, ज़मीन बढ़ नहीं रही है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रहा है। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रहा है तो ज़मीन को बांटना पड़ता है। मान लो उदाहरण के तौर पे एक बहुत बड़ा पाटिल है, पाटिल के पास 100 एकड़ ज़मीन है। पाटिल के 2 बच्चे होते हैं, 2 बेटे हैं, और जब बेटे बड़े होते हैं तो पाटिल
अपनी ज़मीन जो है वो बेटों को बांट देता है, क्योंकि ये दिस इज़ द लॉ ऑफ द लैंड, द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्या होता है, पाटिल अपने बेटे को ज़मीन जो है 50-50 एकड़, एक पाटिल ने दूसरे अपने अपने पहले बेटे को 50 एकड़ दे दिया और दूसरे बेटे को भी 50 एकड़ ज़मीन दे दिया। तो इस प्रकार से पाटिल के पास क्या है, अब एक जब दो पाटिल भाई जो है उनके पास में 50-50 एकड़ की ज़मीन आ गई। अब 50-50 एकड़ की ज़मीन आ गई। अब ये जब बड़े हो गए, इनको बच्चे होंगे, अगर हम मानते कि इनको भी 2-2 बच्चे हुए, तो वह आगे चल के क्या हो जाएगा, 25-25 एकड़ की ज़मीन बन जाएगी। फिर जब इनके बच्चे बड़े हो गए, वो फिर डिवाइड होगा, फिर 12.5 ऐसा करते करते क्या होता है, ज़मीन अल्टीमेटली एक किसान के पास में 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 5 एकड़ की ज़मीन होती है। इस ज़मीन में, इस छोटी सी ज़मीन में वो इतनी बड़ी खेती नहीं कर सकता, वो मॉडर्न टूल्स यूज़ नहीं कर सकता, ट्रैक्टर यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि ट्रैक्टर यूज़ करेगा उसका ईंधन का पैसा भी नहीं निकलेगा उसके लिए, तो ट्रैक्टर क्या यूज़ करेगा। तो इस प्रकार से जो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स है और लॉ ऑफ द लैंड की वजह, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से क्या होता है, इनके पास में लैंड होल्डिंग बहुत छोटी होती है। तो इनके पास जब लैंड होल्डिंग छोटी होती है, तो किसान को तो अपना पेट भरना है, अपने परिवार का पेट भरना है, तो इस ज़मीन से वो मैक्सिमम से मैक्सिमम अनाज उगाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसकी जो ज़मीन की फर्टिलिटी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है। फिर अब अगले कदम पे हम चलते हैं, वो कमर्शियल फार्मिंग है। जैसा नाम सजेस्ट करता है, ये फार्मिंग बेसिकली कमर्शियल पर्पस के लिए होती है, मतलब इसका जो अनाज होता है वो बाज़ारों में बेचने के लिए होता है। तो जनरली ये जो ज़मीन जो होती है, जो खेती जो होती है, बहुत बड़े पैमाने पर होती है। यहाँ पर मॉडर्न टूल्स, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर यूज़ किया जाता है, जैसे ट्रैक्टर्स हो गए, थ्रेशर्स हो गए, ये सब इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं। HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यहाँ पर यूज़ करेंगे। केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और मॉडर्न तरीके से स्प्रे किया जाएगा। तो एक बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर ये खेती होती है कि ताकि जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स और जल्दी से जल्दी यहाँ पर क्रॉप्स उगे। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था 1960s में, 1965 में इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, ये जो स्टेट्स थे, उन्होंने बहुत जल्दी ग्रीन रेवोल्यूशन को अपना लिया। इसलिए यहाँ के किसान जो है बहुत अमीर किसान हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है ये इस प्रकार के कमर्शियल फार्मिंग का, कि ज़मीन जब बड़ी होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा अनाज यहाँ पर उगाया जा सकता है। एक ही प्रकार के क्रॉप्स उगेंगे। अगर सरसों का खेत है तो पूरा एकड़ों से जो आपको दिखेंगे सरसों का खेती दिखाई देगा। अगर गेहूँ उगाए तो पूरा जो एकड़ जो है, पूरा एकड़ों से 10 एकड़, 20 एकड़, 30 एकड़, 50 एकड़ पूरी ज़मीन जो है वो केवल वीट क्रॉप की होगी, या फिर रबर क्रॉप की, राइस क्रॉप की होगी, या फिर मस्टर्ड या रापे सीड्स की होगी। इस प्रकार से यहाँ पर जो कल्टीवेशन जो होता है वो बड़े पैमाने पर होता है। इसी में आता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या था, प्लांटेशन एग्रीकल्चर ये तो बहुत अमीर किसान का काम है, क्योंकि प्लांटेशन जो करता है ये कोई आसान बात नहीं है। ये कई 100 एकड़, कई 1000 एकड़ की इनके पास ज़मीन होती है, पूरे पहाड़ी इलाके में ज़मीन होती है। तो एक पहाड़ से लेकर दूसरे पहाड़ तक का किसान जो है ये पूरा प्रॉपर्टी को ओन करता है। तो यहाँ पर जो है जनरली टी, कॉफ़ी, रबर, इस प्रकार के प्लांटेशन यहाँ पर आपको मिलते हैं। टी प्लांट, कॉफ़ी प्लांट, ऐसा इस प्रकार के आपको यहाँ पर प्लांटेशंस मिलते हैं। तो ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आता है। बनाना हो गया, बनाना प्लांटेशन हो गया, बैम्बू प्लांटेशन हो गया, ये बहुत कॉमन है। बनाना प्लांटेशन तो अपना भुसावल के बनानास बहुत फेमस है। वैसे ही बैम्बू प्लांटेशन जो नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू के प्लांटेशन किए जाते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट है वो है क्रॉपिंग पैटर्न। अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न के जो क्रॉप्स, अलग अलग सीज़न में जो क्रॉप्स हम उगाते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न में अगर क्लासिफिकेशन हम देखते हैं तो बेस्ड ऑन द सीज़न इन विच दे आर ग्रोन, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन द सीज़न इन विच दे आर ग्रोन इन खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन मानसून सीज़न, यानी जून में उगाए जाएंगे और अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट किया जाएगा। तो बारिश के समय में
अनाज बोते हैं और सर्दी के समय में इसे काटते हैं। वैसे ही राबी क्रॉप्स प्लांटेड इन नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल। फिर इन दोनों के बीच में बचता है जो छोटा बहुत सीज़न जो बच जाता है वो है ज़याद और जैद। जैद इज़ अ समर क्रॉप, इट इज़ प्लांटेड इन मार्च एंड हार्वेस्टेड इन जून, है ना। देखो तो जून से लेकर अप्रैल ऐसा, तो ये क्रॉपिंग पैटर्न है। तो बीच में जो थोड़ा सा बच जाता है उसमें ज़याद उगा देते हैं। तो खरीफ क्रॉप्स में कौन से आते हैं? खरीफ क्रॉप्स में राइस आ गया, मेज़ आ गया, कॉटन आ गया, ग्राउंडनट आ गया। ज़याद में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाते हैं। और राबी क्रॉप्स में वीट, बार्ली, पीस एंड ग्राम। तो इस प्रकार से ये राबी क्रॉप्स में आ जाते हैं। राइस क्रॉप, सो द मेजर क्रॉप से सबसे इंडिया का सबसे मेन जो क्रॉप है, स्टेपल डाइट। हर घर में खाना चावल के बगैर कंप्लीट नहीं होता। अगर आपको खाना खाना है तो पूरा खाना जो होता है वो, जब तक का चावल हमने नहीं खाया तो हमें लगता नहीं कि आज हमने लंच किया है या हमने डिनर किया है। तो लंच हो, डिनर हो, ऐसा कुछ भी हो तो चावल के बगैर वो कंप्लीट नहीं होता। कई कई जगह तो ब्रेकफास्ट में भी लोग चावल से बने पदार्थ जैसे कि इडली वगैरह खा लेते हैं। तो राइस इज़ द मेन स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया। अ वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशंस इन सॉइल, क्लाइमेट एंड cultivation practices. Major crops grown in India are rice, wheat, millets, pulses, tea, coffee, sugarcane, oilseeds, cotton and jute, etc. तो ये सब तो मेजर क्रॉप्स है। तो जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, राइस की बात कर रहे हैं, तो राइस इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया। आवर कंट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। तो ये राइस जो है खरीफ क्रॉप है, तो हाई टेम्परेचर चाहिए। इसका मतलब समर सीज़न में इसे उगाया जाएगा और विंटर सीज़न में इसे हार्वेस्ट किया जाएगा। टेम्परेचर मिनिमम कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इसके लिए बहुत पानी, यहाँ पर दिख भी रहा है काफ़ी पानी, स्टैग्नेंट वाटर है। इस स्टैग्नेंट वाटर में राइस बहुत अच्छी तरह से उगता है। ये एक प्रकार का एक वैरायटी ऑफ घास ही तो है। राइस इज़ लाइक अ ग्रास। घास कहाँ पे होगा? जहाँ पे गीला होता है, जहाँ पे डैम्पनेस होता है, वहाँ पे घास होता है। वैसे ही राइस इज़ अ टाइप ऑफ अ ग्रास। तो इट इज़ ग्रोन इन moist condition and hot condition, so it is a kharif crop. The temperature minimum temperature required for rice is 25 degree centigrade. तो राइस जो है, राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, द कोस्टल एरियाज ऑफ डेल्टिक रीजन्स। सो development of dense network of canal irrigation and tube wells have made it possible to grow rice in areas of less rainfall such as Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan. तो राइस का जो मेन क्रॉप एरियाज़ है वो इस इलाके में राइस के मेन क्रॉप एरियाज़ है। अगला जो स्टेपल डाइट है वो है वीट, यानी गेहूँ से जिसे हम आटा बनाते हैं, जिससे रोटी बनती है। तो रोटी, दाल, चावल ये हमारा स्टेपल डाइट है, इंडियंस का स्टेपल डाइट। दाल, राइस एंड चपाती। तो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप जो है वो है वीट। सो दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। सीरियल क्या होता है? जिसके दाने होते हैं, लंबे लंबे दाने, उसको सीरियल कहते हैं। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। दिस राबी क्रॉप रिक्वायर्स a cool growing season and a bright sunshine at the time of ripening. It requires 50 to 75 centimeter of annual rainfall evenly distributed over the growing season. तो जिस प्रकार से क्लाइमेटिक कंडीशन बता रहा है तो हमें पता समझ में आता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स यानी पंजाब साइड के एरिया इसके लिए बहुत सही होगा। यहाँ पर कूल क्लाइमेट है, मॉडरेट रेनफॉल है, 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल है और रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, लगभग थ्रू आउट द ईयर मिलता है पंजाब को। हाँ, साउथ वेस्ट मानसून से मिलता है, बे ऑफ बंगाल से मिलता है, अरेबियन सी ब्रांच से मिलता है, विंटर रेनफॉल होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को रेनफॉल मिलती है।
तो सभी तरफ से इसको रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश होती रहती है और यहाँ का क्लाइमेट भी काफ़ी ठंडा है, इसलिए यहाँ पर आपको वीट क्रॉप ज़्यादा मिलेंगे। देयर आर 2 important wheat growing zones in the country, the Ganga Satluj plains in the north-west and black soil region of Deccan. The major wheat produced states are Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan and parts of Madhya Pradesh. तो डेक्कन प्लेट्यू का जो वीट है वो ब्राउन ब्रेड, अगर आपने ब्राउन ब्रेड खाया है, आप जानते हैं ब्राउन ब्रेड क्या है, तो ये डेक्कन वीट से बनती है। और जो वाइट ब्रेड जो बनता है वो नॉर्थ इंडियन वीट से बनता है। इसके बाद आता है क्रॉप जो आता है वो है मिलेट्स। यहाँ पर वीट के बारे में बताया, दे आर डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, दीज डिफरेंट वेज कैन बी यूज टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट्स, दे आर कॉल्ड क्रॉपिंग पैटर्न्स, दे आर मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न्स। तो यहाँ अब हम कर रहे हैं बात जो कर रहे हैं मिलेट्स की बात कर रहे हैं। मिलेट्स में गोल गोल दाने वाले जो अनाज होते हैं उसको मिलेट्स कहते हैं, जैसे जवार हो गया, बाजरा हो गया, रैगी हो गया, है नचनी कहते हैं रैगी को, वो हो गया। सो ये सब हम इन्हें मिलेट्स की गिनती में गिनते हैं। जवार, बाजरा एंड रैगी आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट grown in India. Though these are known as coarse grains, they have very high nutritional value. अक्सर हम इसका खाना नहीं खाते, जवारी की रोटी बहुत कम लोग, यानी जो महाराष्ट्रियन लोग हैं तो वो तो बड़े चाव से जवारी की भाकरी, झुनका भाकरी खाते हैं। तो ये बहुत पौष्टिक होता है। बाजरा हो गया, जवार हो गया, रागी हो गया, ये बहुत पौष्टिक, बहुत ताकत देने वाली चीज़ हो गई। इसको पचाने में भी थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। जो मेहनती लोग होते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, जो किसान और जो मज़दूर होते हैं, वो बाजरा और जवार की रोटी खाते हैं, जवारी की रोटी खाते हैं, क्योंकि ये लोग दिन भर इतना मेहनत करते हैं, वो खाना पचा सकते हैं। आप और हम इसे रोज़ नहीं खा सकते, शौकिया तौर पर 1 या 2 बार ठंडी में कभी खा लिए तो खा लिए, हाँ ठेचा के साथ में खा लिए तो बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन रोज़ खाना हमारे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वी पीपल डू नॉट वर्क एज हार्ड एज, वी डोंट डू फिजिकल लेबर, वी डोंट डू फिजिकल वर्क एज हार्ड एज द हार्ड वर्किंग farmer and the labor does. So jawar, bajra, ragi are the important millets grown in India. Though these are known as coarse grain, they have very high nutritional value. For example, ragi is very rich in iron. ragi देखा क्या आपने? हिंदी में इसे नाचनी कहते हैं। ये मोव कलर का होता है, छोटे छोटे से बहुत बारीक बारीक से दाने होते हैं। ये इसके लोग ये बनाते हैं, पॉरेज बनता है। तो ये बहुत ही रिच इन आयरन, उसका कलर ही, उसका रंग ही अपने को बताता है कि ये जो क्रॉप जो है आयरन में बहुत रिच है, कैल्शियम में रिच है, और अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज के काम में आता है। अंदर सफाई का, पेट का जो बावल्स है उसको साफ़ करता है, क्योंकि इसको चबाना तो मुश्किल है। आप कितना चबाओगे, कुछ ना कुछ दाना जो है, पूरा सायगा दाना जो है पेट में जाना ही है। और इस सायगा जब दाना पेट में जाता है तो वो अंदर से अपने आंतड़ियों को, अपने गट्स को वो क्लीन करते हुए जाता है। जितना स्टिकी और जितना जो चिकनाहट है उसको पूरा निकाल देता है। सो इट इज़ वेरी गुड इन रफेज। तो हमने ये सब खाना चाहिए, और खाए तो फिर थोड़ा सा वर्जिश भी करना ज़रूरी है। जवार इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू द एरिया ऑफ प्रोडक्शन। जवार क्रॉप जो है वो बहुत ही रिच इन प्रोटीन है, और द थर्ड लार्जेस्ट क्रॉप ग्रोन इन इंडिया है। इट इज़ अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। तो ये एक प्रकार का ड्राई क्रॉप है। जवार जो है ड्राई क्रॉप है, और यहाँ पर जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर ये से उगाया जाता है। ये टोटली रेन फेड क्रॉप है, ये टोटली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल है। बारिश में ही, बारिश के लिए ये बारिश पर ही निर्भर है। ज़्यादा पानी इसके लिए ख़राब हो जाएगा। इट इज़ अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। मेजर जवार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। बाजरा
बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल्स एंड शैलो ब्लैक सॉइल। बाजरा, इससे भी बारीक दाने, जवार से भी बारीक दाने होते हैं बाजरा के। बाजरा कहाँ पर? सैंडी सॉइल में, और अगर ब्लैक सॉइल, शैलो ब्लैक सॉइल यानी नीचे में ऊपर की एक परत जो है ब्लैक सॉइल की है और नीचे में फिर रेतीली ज़मीन है, वैसी ज़मीन पर बाजरा बहुत अच्छी तरीके से उगता है। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। रागी, रागी इज़ अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स and grows well on red soil, black soil, sandy soil, loamy soil and shallow black soil। तो जो रागी है वो अलग अलग टाइप के सॉइल पर वो उगता है, खास करके जो ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, जो बहुत फर्टाइल है, सेमी फर्टाइल सॉइल्स पे रागी अच्छे तरीके से उग जाता है। तो मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। मेज़, मेज़ यानी भुट्टा, ये पल्सेस आ गया, मेज़ वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो मेज़, मेज़ इज़ अ क्रॉप विच इज़ यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर। फूड एंड फॉडर मतलब इंसान भी मेज़ खाता है और जानवरों को भी भुट्टा खिलाता है। तो जो मेज़ के जो दाने, जो उसको निकालने के बाद जो भुट्टा का जो बाकी जो चीज़ बच जाती है वो जानवरों को खिला दो, तो जानवर के लिए बहुत पौष्टिक होता है। भुट्टे के बीजे को सुखाकर उसका छोटे छोटे टुकड़े बनाकर पोल्ट्री में खिला दो तो मुर्गियाँ जल्दी बढ़ जाती हैं। जानवर को खिलाओ, गाय बकरी को खिलाओ तो वो दूध ज़्यादा देती है। तो इसलिए जो भुट्टा जो है वो इंसान के लिए भी बनाया जाता है, उगाया जाता है और जानवरों के लिए भी उगाया जाता है। सो इट्स अ क्रॉप विच इज़ यूज बोथ एज फूड एंड फॉडर। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेंटीग्रेड to 27 डिग्री सेंटीग्रेड and grows well in old alluvial soil. In some states like Bihar, maize is grown in rabi seasons also. तो भुट्टा अगर ओल्ड एलिवल सॉइल में उगता होगा, तो हमने सॉइल्स का चैप्टर पढ़ा है, हम जानते हैं सॉइल, एलिवल सॉइल कहाँ पर पाए जाते हैं? जो हिली स्लोप्स होते हैं, हिली ट्रैक्ट्स रीजन में, जहाँ से नदी का जो बहाव कम होना चालू हो जाता है तो पत्थर कंकर वो ऊपर छोड़ देती है। तो जो ओल्ड एलिवल सॉइल है इसमें पत्थर कंकर के प्रोपोर्शन ज़्यादा होते हैं। तो ये फर्टाइल भी है और इनफर्टाइल भी है। फर्टाइल इसलिए कि उसमें एलिवियम है और इनफर्टाइल इसलिए कि इसमें कंकर है। तो ऐसे सॉइल पर भुट्टा आसानी से उग जाता है। तो मेज़ को उगाने के लिए ये बहुत अच्छी जगह होती, ज़मीन होती है। Maize is a kharif crop which requires temperature between 21 degree centigrade to 27 degree centigrade and grows well in old alluvial soil. In some states like Bihar, maize is grown in rabi season also. Use of modern inputs such as HYV seeds, fertilizers and irrigation have contributed to the increasing production of maize. Major maize producing states are कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। तो आजकल बिहार में मेज़ उगाने के लिए हाई यील्डिंग वैरायटी HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो भुट्टा जो है वो अलग अलग जगह पर, जो जहाँ पर बारिश कम होती है और जहाँ पर सेमी फर्टाइल सॉइल पाए जाते हैं, वैसे स्टेट में, जैसा उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में आपको भुट्टा की खेत आपको मिल जाएंगी। पल्सेस, पल्सेस जो होते हैं ये इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। हम लोग जो है वो, हम लोग मैक्सिमम जो लोग हैं वो वेजिटेरियन लोग हैं, जो मांस मच्छी नहीं खाते। तो हमें भी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। मांस, मच्छी, अंडा, ये प्रोटीन बहुत बड़ी मात्रा में हमारे शरीर को देता है। अगर हम मांस, मच्छी, अंडा नहीं खाते हैं तो उसका सप्लीमेंट होता है पल्सेस, दाल, तुअर दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, उड़द दाल और सोयाबीन, ये सब जो होते हैं ये दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन। सो ये जो पल्सेस जो है ये इस वैराइटीज़ में आ जाते हैं। India is the largest producer as well as consumer of pulses in the world. These are the major sources of protein
in a vegetarian diet. Major pulses that grow in India are तूर, कुछ लोग इसे अरहर भी कहते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, पीज यानी मटर, एंड ग्राम. Can you distinguish which of these pulses are grown in the Kharif season and which are grown in the Rabi season? तो pulses need less moisture and survive even in dry condition. pulses जो है इसको ज़्यादा मॉइस्चर नहीं लगती है और ये ड्राई सीजन में भी जैसे तैसे बच जाती है, उग जाती है. Being leguminous crop, all these crop except अरहर, अरहर मतलब तूर दाल था ना, अरहर का एक नाम था तूर. तो अरहर जो है, अरहर को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो दाल के जो क्रॉप्स है वो लेगिमिनस प्लांट्स है. लेगिमिनस का मतलब क्या होता है? लेगिमिनस वह होता है, मतलब वो होता है जिसके जो सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है. हम सब जानते हैं कि नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है. तो ये डायरेक्टली सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, जड़ों को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, क्योंकि ऊपर से खोखला होता है, अंदर से खोखला होता है. तो इसमें जब हवा चली जाती है तो ये खोखले के द्वारा, खोखले स्टेम्स के द्वारा वो ज़मीन तक का पहुंच जाती है और ज़मीन को और उपजाऊ बना देती है. तो जनरली क्या होता है, जब किसान क्या करता है, इसको एज एन ऑल्टरनेट क्रॉप यूज़ करता है. अगर एक सीज़न में उसने वीट उगाया तो अगले सीज़न में वो पल्सेस उगाएगा, क्योंकि वीट जो है वो सॉइल की न्यूट्रिएंट्स सोख लेता है, न्यूट्रिएंट्स खींच लेता है. लेकिन दाल जो है वो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, तो इसलिए वो ऑल्टरनेट क्रॉप की तरह में यूज़ कर ले जाते हैं. बीइंग लेगिमिनस क्रॉप्स, ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी by fixing nitrogen from the air. Therefore, these are mostly grown in rotation with other crops. Major pulses producing states in India are Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Maharashtra and Karnataka. तो आज हम यहाँ पर पॉज करते हैं, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं. लेकिन ब्रेक लेने से पहले हम चैप्टर को थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं. ये देखो, ये मिलेट्स जो है, मिलेट्स, ये जो मिलेट्स जो है ये जवार, बाजरा और रैगी, इसे हम मिलेट्स कहते हैं. जो गोल प्रकार के जो दाने होते हैं इसे हम मिलेट्स कहते हैं. जवार, बाजरा, रैगी क्या है, प्रोटीन में बहुत रिच है. ये भले ही रफ़ है, खाने में बहुत कोर्स है, इसमें इतना स्वाद नहीं आता, इसकी जल्दी रोटियां नहीं बनती, ठीक से रोटियां नहीं बनती है. आप बेलन में यानी आटा गूंद कर जिस प्रकार से हम गेहूं की रोटी बनाते हैं, इसकी रोटियां वैसी नहीं बनती. इसको अपने को हाथों से बेलना पड़ता है और मोटे मोटे रोटी बनती है इसकी, इसको ज़्यादा हम पतला नहीं बना सकते. लेकिन अगर हम ये खाते हैं तो हमें ये बहुत ताकत प्रदान करते हैं, ये बहुत न्यूट्रिशन में बहुत स्ट्रांग होते हैं. तो ये हमें जनरली ये कहाँ पर मिलते हैं, ये जवार, विच स्टेट्स आर द मेजर प्रोड्यूसिंग जवार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स? सो दे आर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. यहाँ पर आपको जवार की क्रॉपिंग्स ज़्यादा मिल जाएंगी. हाँ, और बाजरा कहाँ मिलेगा आपको? बाजरा भी मिलेट्स में आता है. बाजरा आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और हरियाणा में. और रैगी ये तीसरा मिलेट है जो कि आपको मिल जाएगा कर्नाटका में, तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, झारखंड में और अरुणाचल प्रदेश में. तो ये मिलेट्स क्रॉप है. राइस जो है ये हमारा मेन स्टेपल डाइट है, सबसे अहम डाइट है. हम लोग सब जो है राइस पे बहुत डिपेंड करते हैं. तो राइस हमको कहाँ मिलेगा? जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, जैसा वेस्ट बंगाल हो गया, प्लेन्स ऑफ वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, कोंकण कोस्ट हो गया. जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा होता है, वहाँ पर अपने को राइस क्रॉप मिलेंगे. तो राइस क्या है? ये जनरली खरीफ क्रॉप है. राइस जनरली खरीफ क्रॉप है. इसे गर्मी चाहिए और ज़्यादा बारिश चाहिए. तो राइस इज़ ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज ऑफ द डेल्टिक रीजन. डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क of canal irrigation and tube wells have made it possible to grow rice in areas of less rainfall such as Punjab, Haryana
एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान एज वेल। तो जहाँ पर बारिश नहीं भी होती है वहाँ पर भी अगर इरिगेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है तो वहाँ पर भी आपको राइस क्रॉप के फार्मिंग आपको दिखाई देंगे। फिर हमने क्रॉप्स को किस प्रकार के जो कैटेगरीज है, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। ये खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं? खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जो गर्मी के सीज़न में उगाए जाते हैं। दे आर जनरली प्लांटेड इन जून एंड दे आर हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। तो इसमें जो मेन जो क्रॉप्स आते हैं वो है राइस, मेज, कॉटन, ग्राउंडनट्स, हाँ, आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स। फिर रबी क्रॉप्स क्या है? दे आर जनरली प्लांटेड इन नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल। Wheat, barley, pea, gram are examples of rabi crops. तो क्रॉप्स के क्लासिफिकेशन, 3 प्रकार के क्रॉप्स होते हैं, 3 प्रकार के क्रॉपिंग सीजन होते हैं, खरीफ सीजन, राबी सीजन, और बीच में जो छोटा सा जो 20 से 40 दिन का जो गैप होता है वहाँ पर भी किसान लोग जो गरीब किसान होता है वो मैक्सिमम अनाज उगाने की कोशिश करता है, तो इस सीज़न का भी वो उपयोग कर लेता है। इस सीज़न को हम कहते हैं ज़याद। तो खरीफ क्रॉप में जैसा हमने पहले ही डिस्कस कर लिया क्या क्या उगते हैं, रबी में भी डिस्कस कर लिया। ज़याद में है, देखो वाटरमेलन है, क्यूकम्बर्स है, हाँ, तो ये समर सीज़न के जो क्रॉप्स, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो समर में उगते हैं वो ज़याद क्रॉप में कहलाए जाते हैं। फिर प्लांटेशन फार्मिंग के बारे में मैंने बताया कि प्लांटेशन जो है ये बड़े बड़े बागान होते हैं, चाय के बागान हो गए, रबर के बागान हैं, जो एकड़ों से ज़मीन होती है। तो ये एक फॉरेन एक्सचेंज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। इंडियन रबर इज़ वर्ल्ड फेमस। इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी। इंडियन का कॉफ़ी जो है एक वैरायटी है, जो अरेबिका कॉफ़ी जो है वह भी एक बहुत ही पॉपुलर क्रॉप है, वर्ल्ड में बहुत ही पॉपुलर क्रॉप है। वो भी इस हम आगे वाले जो जब इसी चैप्टर को हम आगे पढ़ाएंगे हम टी के बारे में और कॉफ़ी के बारे में और डिटेल में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। फिर कमर्शियल फार्मिंग जो बताया, कमर्शियल फार्मिंग में मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स का, मॉडर्न टूल्स के इस्तेमाल होते हैं। फर्टिलाइज़र्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, बहुत केमिकल एज वेल एज ग्रीन फर्टिलाइज़र्स यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। इंसेक्टिसाइड्स होता है, पेस्टिसाइड्स होते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स होते हैं, और ये बहुत बड़े पैमाने पे खेती बाड़ी करते हैं, तो इसे हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। उसका ऑपोजिट है सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव मतलब एक ही ज़मीन पर बार बार उगाना, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्रॉप उगाना, और एक्सटेंसिव मतलब बड़े पैमाने पे इसको करना। यहाँ पर जो है वो प्रिमिटिव टूल्स यूज़ करते हैं, पुराने ज़माने के टूल्स यूज़ करते हैं, ये लेबर इंटेंसिव यूनिट है। कमर्शियल फार्मिंग जो है वो मैकेनिकल इंटेंसिव यूनिट, मशीन इंटेंसिव यूनिट है। सबसिस्टेंस फार्मिंग में लेबर मतलब घर के सारे सदस्य यहाँ पे काम करते हैं। फिर हमने देखा कि जो स्लैश एंड बर्न मेथड जो है ये भी बहुत ही प्रिमिटिव मेथड है और सबसे बेकार मेथड ऑफ एग्रीकल्चर है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाता है। जंगल जला देते हैं, पोल्यूशन हो जाता है, जंगल कम हो जाते हैं, तो ये अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। फिर इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या कवर किया है, हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग कवर किया है, जिसमें शिफ्टिंग एग्रीकल्चर आया है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मतलब जो झुमिंग है, स्लैश एंड बर्न है, इसको अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से इसे कहलाया जाता है। देखो झुमिंग के बारे में जो लिखा है, द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज़ नोन एज मिल्पा इन मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, कोनुको in Venezuela, रोका in Brazil, मासोल in Central Africa, लदांग in इंडोनेशिया, रे in वियतनाम। इंडिया में भी इसके अलग अलग नाम हैं। बेवार और धैया इन मध्य प्रदेश, पोड्डू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, पामाधाबी और कुमन और ब्रिंगा इन ओडिशा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स, वालरे और वॉल्ट्रे इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खिल इन हिमालयन बेल्ट, खुरुआ इन झारखंड एंड झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो इस प्रकार से इसके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होते हैं, स्लैश एंड बर्न या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। फिर हमने सबसिस्टेंस फार्मिंग, सबसिस्टेंस का मतलब खुद को खिलाने के लिए,
ये बाहर बेचने के लिए नहीं है, इट इज़ टू सस्टेन वन ओन सेल्फ. सो इट्स अ वेरी on a very small scale, because the reason why it is done in a small scale, it is because the land holding is small because of high population. तो subsistence farming हमें कहाँ दिखाई देती है? जहाँ पर population ज़्यादा हो वहाँ पर subsistence farming दिखाई देती है. खत्म होने पे आ गया. हाँ, तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर में अलग अलग चीज़ों को पढ़ा है. तो इस चैप्टर को हम अगले क्लास में फिर से कंटिन्यू करेंगे. ये काफ़ी लेंदी चैप्टर है, तो इसमें कम से कम हमें 2 से 2.5 पीरियड लगेंगे. तो आज हम यहीं पर रुकते हैं. मैं कुछ क्वेश्चंस अपलोड करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चंस को आंसर करें.